नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है काव्य लक्षण आचार्य मम्मट के अनुसार, यानी काव्य प्रकाशकार के अनुसार। पिछली वीडियो में हमने काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु देखे थे। अब हम आते हैं कि काव्य के जो हम प्रयोजन देख रहे हैं कि काव्य क्यों लिखते हैं लोग, और काव्य के जो हेतु हमने देखे कि काव्य कैसे लिखते हैं, वो काव्य होता क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, काव्य की डेफिनेशन क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये काव्य है। तो इसके लिए बहुत सारे आचार्य आए, उन्होंने अपने अपने काव्य के लक्षण दिए। आचार्य मम्मट भी इसी परंपरा में आए, उन्होंने भी अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण दिया। और उनका लक्षण इतना सिंपल है कि उन्होंने अपनी काव्य प्रकाश को पूरा इसी के आसपास समेटा है। इसको अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी इस पे है, आप वो देख सकते हैं, द मेकिंग ऑफ काव्य प्रकाश। उससे आपको फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी काव्य प्रकाश की कि ये कैसे है ये ग्रंथ, ठीक है। और इस पे एक और वीडियो मैंने बनाया है, दो वीडियोस बनाए हैं एक्चुअली, बैटल बिटवीन आचार्य विश्वनाथ एंड आचार्य मम्मट। तो विश्वनाथ जी जो है वो इनके आचार्य मम्मट के लक्षण के ऊपर अटैक करते हैं कि आपका लक्षण गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। तो और उसके बाद वो अपना लक्षण इस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर दिमाग में बैठ जाएगा कि आचार्य मम्मट का लक्षण ये है और आचार्य विश्वनाथ का लक्षण ये है। तो अभी क्योंकि ये काव्य प्रकाश की सीरीज़ चल रही है, प्रथम उल्लास की सीरीज़ चल रही है, तो उसी क्रम में यहाँ पर काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट का ये लक्षण आता है काव्य का, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो आचार्य मम्मट का जो लक्षण है वो इस प्रकार है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। ये काव्य का लक्षण है। अब बहुत सारे लोगों को लगा ये कैसा काव्य का लक्षण है, इसमें तो ना काव्य वर्ड कहीं आया है, यहाँ पे ना कुछ ऐसा कुछ प्रयोग हुआ है कि ऐसा लगे कि वाह काव्य है, या काव्य से रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये काव्य का लक्षण है, ये काव्य का लक्षण कैसा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमको समझना है आज। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य का लक्षण आचार्य मम्मट ने दिया है, ठीक है। और इस लक्षण में यहाँ पर जो तद वर्ड आया है, तद, और आप देखेंगे तद है वो, और उसके साथ अदोषों की संधि हो रही है। तो वो तत् वर्ड जो है, वो तत् वर्ड किसका सर्वनाम है, किस संज्ञा का सर्वनाम है, काव्य का। तत् से यहाँ पे क्या अभिप्राय है, वो। तत् का मतलब क्या है, वो, क्या वो, काव्य। अब यहाँ पे काव्य क्यों नहीं लिखा, तत् क्यों लिख दिया सीधा, उसका रीज़न ये है कि पहले जो द्वितीय पद्य था प्रथम उल्लास का, जिसमें काव्यम यशसे अर्थ कृते लिखा था, वहाँ पर काव्यम वर्ड ऑलरेडी यूज़ कर दिया गया है। उसी क्रम में ये क्योंकि श्लोक आया है, तो जैसे ग्रामर में होता है ना, अनुवृत्ति आती है, ग्रामर में भी नहीं। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप किसी का नाम ऊपर लिख देते हो, सपोज हरी इज़ प्लेइंग विद द बॉल, ठीक है, और नीचे आप लिख देते हो ही इज़ अ किड। तो ही का यूज़ आप करते हो, उसके लिए बार बार हरी शब्द यूज़ नहीं करते, है ना। इसी तरीके से हिंदी में भी हम देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ संस्कृत में भी है। तो संस्कृत में यहाँ पर क्योंकि काव्यम यशसे अर्थ कृते पहले यूज़ हो गया है काव्य वर्ड, उसी के क्रम से यहाँ पर जो अगला सूत्र जो है, चौथा जो यहाँ पर सूत्र है वो यहाँ पर आया है पद्य के रूप में। और क्या कहते हैं यहाँ पे, अब वो जो काव्य वर्ड है वो नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। तो नपुंसक लिंग काव्यम है, तो यहाँ पर तत् वर्ड आया है, मतलब वो काव्य कैसा होना चाहिए। अब उसके एडजेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। तत् यहाँ पर क्या था, विशेष्य था। अब उसके विशेषण के ऊपर आते हैं कि वो काव्य कैसा होना चाहिए, उसके एडजेक्टिव्स, उसके विशेषण क्या क्या होने चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, वो अदोषौ, यानी वो दोष रहित होना चाहिए, उसमें कोई दोष ना हो। सगुणौ होना चाहिए, यानी वो गुण सहित हो। और अनलंकृति पुनः क्वापि, ठीक है। और कभी कभी उसमें अलंकार हो और कभी कभी नहीं भी हो तो भी वो काव्य कहलाएगा, मतलब उसमें अलंकार होने चाहिए, और अगर अलंकार उसमें कभी कभी नहीं भी हैं तो भी वो काव्य कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ द्विवचन में है, सगुणौ, अदोषौ, ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सब द्विवचन में, लेकिन काव्य तो एक है। तो ये द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर क्यों हो रहा है, अनलंकृति पुनः क्वापि, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ
पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक और वर्ड आया है जिसका जो है शब्दार्थौ, ठीक है, शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ मिलकर बने शब्दार्थौ। तो ये दो वर्ड्स है शब्द और अर्थ, तो इन्हीं के लिए सगुणौ, इन्हीं के लिए अदोषौ इत्यादि वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो ये दो वर्ड्स है शब्द और अर्थ। तो जो काव्य है वो कैसा है, वो शब्द और अर्थ है। काव्य क्या है, शब्द और अर्थ का संगम है, शब्द और अर्थ का कंपाइलेशन है। अगर आप सिर्फ शब्द का यूज़ कर दोगे उसमें कोई अर्थ नहीं होगा तो वो काव्य नहीं है। अगर आप अर्थ समझाना चाह रहे हो तो आप ऐसे ऐसे करके समझाओ, इशारों से ऐसे ऐसे करके, तो वो जो है उसमें शब्द का प्रयोग नहीं है तो वो भी काव्य नहीं है। तो शब्द और अर्थ का जो संगम है वो काव्य है। तो वो काव्य क्या है, शब्दार्थौ। तो शब्दार्थौ जो है वो यहाँ पे क्या है, मेन विशेष्य है, मेन लक्षण है कि काव्य क्या है, शब्दार्थौ, तत् शब्दार्थौ। वो जो काव्य है वो क्या है, शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ है। और वो जो शब्द और अर्थ है वो कैसे होने चाहिए, दोष रहित, अदोषौ, सगुणौ, गुण सहित होना चाहिए, और अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब उनमें अलंकार होने चाहिए। लेकिन अगर उनमें अलंकार नहीं है तो भी काम चल जाएगा, तो भी वो शब्द और अर्थ जो है वो काव्य कहलाएंगे। तो ये आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाशकार का लक्षण है काव्य का, ठीक है, कि उसमें कोई गुण नहीं, कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए और उसमें अलंकार भी होने चाहिए। लेकिन अलंकार अगर कहीं नहीं है, छूट रहा है, तो भी हम उसको काव्य मानेंगे, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए और गुण होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण था, काव्य की डेफिनेशन थी। और इसी डेफिनेशन को लेके आचार्य विश्वनाथ ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनकी डेफिनेशन को हटाया है, उसका खंडन किया है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है और बोला है कि आपकी डेफिनेशन बेकार है काव्य की, आप मेरी डेफिनेशन मानो। और वो उन्होंने दी है अपने टेक्स्ट साहित्य दर्पण में, इनकी डेफिनेशन का खंडन करके अपनी डेफिनेशन को एस्टैब्लिश किया है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अगेन आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आचार्य मम्मट का लक्षण था। अब इसके बाद क्या बचता है प्रथम उल्लास में, इसके बाद बचता है काव्य के भेद, काव्य किन किन तरह के होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद प्रथम उल्लास हमारा समाप्त हो जाएगा। यदि आप उसके ऊपर वीडियोस चाहते हैं इस कंटिन्यूएशन में, इस सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये मेरा व्याख्यान कैसा लगा। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अच्छा समझाया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम पुनः मिलेंगे होपफुली अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।